डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। CUET PG 2022 जो पॉल साइंस स्टूडेंट के लिए 9 सितंबर को मुझे बताया गया है, बट ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर हो चुके हैं। मेरे पास में इंफॉर्मेशन है कैसे पार्ट ए के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये करंट अफेयर का पार्ट 2 है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था और कंक्लूडिंग पार्ट है। सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, लेकिन ये कस्टमाइज है फॉर पॉल साइंस स्टूडेंट जो 9 तारीख को CUET PG दे रहे हैं। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, आपको ये एक बार मेरी बताना जिम्मेदारी भी है और आपको जानना चाहिए कि बेस्ट रिसोर्सेज जो CUET के लिए है, CUET गाइड, ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस और एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, यदि आप DUET या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं, amazon.in पे अवेलेबल है। आपको कोई लिंक भी नहीं चाहिए, बस आप amazon.in के सर्च में पॉल साइंस हेल्प लिखिए और उसमें आपको चारों बुक दिखेंगे। पे कीजिए, किंडल ऐप पे जाइए जो आप डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं। उसमें सेम आईडी और पासवर्ड जो आपने अमेजन से आपने बुक खरीदने में यूज किया था, अमेजन पे लॉगिन, उससे जाइए, वहां आपको वो बुक दिखेगी लाइब्रेरी में। क्लिक कीजिए, पढ़िए, कॉपी कीजिए, सेव कीजिए, प्रिंट कीजिए, मेनी तरह का मैन्यूवर कर सकते हैं। बेस्ट रीडिंग ऐप है, प्लीज गेट यूज टू इट। इससे आप अपने को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। आने वाले वर्षों में आप नॉलेज लेंगे। बहुत सस्ते आपको बुक किंडल पे मिल जाते हैं जो हार्ड कॉपी नहीं मिलते हैं, और आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को भी फायदा पहुंचाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं। शुरू। यहां पे मैंने क्या कोशिश किया है, समझिए। ये पूछा जा रहा है, जैसे एक एग्जाम में पूछा गया साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, ये पूछा गया है अभी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का पूछा गया है। ये क्यों पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो मई जून में सेट हुए हैं। तो मई जून के महीने में जहां जहां इलेक्शन पूरी दुनिया में हुए हैं, वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष चेंज हुए हैं, चाहे हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो पूछा जा रहा है। उसको मैंने जुटाया है। इसके अलावा कुछ और जो कि न्यूज में है, जैसे कि आप यहां देखिए, ऑल्फ स्कोल्ज हैं, मैं प्रोनाउंस अच्छा नहीं कर रहा हूं। ओलाफ स्कोल जो है जर्मनी के चांसलर कहलाते हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ये कोई अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये न्यूज में रहते हैं बहुत ज्यादा, जर्मनी। ये जो है रॉदगैन है, रॉदगैन, हम इसको जैसे प्रोनाउंस कर लीजिए, टर्की के प्रेसिडेंट जो काफी न्यूज में रहते हैं अभी। इन्होंने मध्यस्थता भी की है बिटवीन यूक्रेन और रसिया, ग्रेन को एक्सपोर्ट को लेकर के यूएन के साथ, मैंने आपको बताया है। बाकी ये लोग जो हैं चुने गए हैं अभी हाल में, जैसे हंगरी ने चुना है पहली बार एक वुमेन राष्ट्रपति को, तो उनको आप यहां देख सकते हैं, कैटलिन नोवाक को देख सकते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, कैरिल रामाफोसा को यहां आप देख सकते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो बने हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान के हटने के बाद आप यहां पे हैं। रनिल विक्रम सिंघे को हम लोग जानते हैं, वो प्रेसिडेंट बने हैं बड़े ही टर्बुलेंट टाइम में श्रीलंका के, राजपक्षा गोटेबोय के भाग जाने के बाद। और फ्रांस में जो है पहली बार 30 सालों में कोई लेडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, वहां प्रेसिडेंट मैक्रो हैं, उन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। वहां पे जो मिक्स्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम होती है, मतलब दो दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो भी एग्जीक्यूटिव हैं, वर्किंग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव है ही। इसके अलावा फ्रांस, तो फ्रांस मैंने आपको बता ही दिया, एलिजाबेथ बोर्ने। और ऑस्ट्रेलिया में जो है स्कॉट मॉरिसन के हारने के बाद लेबर पार्टी के एंथोनी एल्बेंसे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो इनको आप बहुत अब देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। और ये जो हैं वो साउथ कोरिया के यून सुक यूल हैं, जो कि पूछा भी गया है। तो ये सारे जो हैं आपको जानने चाहिए, ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी पूछ दिया गया है आपको, मैं बता रहा हूं, तो आपको भी पूछा जा सकता है जीके करंट इवेंट। अब यहां पे ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस है, आप इनका चेहरा यहां पहचान लीजिए। आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर, आईएमएफ के जो चीफ होते हैं उनको एमडी कहते हैं, ये क्रिस्टलिना जियोर्जीवा हैं, तो ये यहां पे दिख रही है, आईएमएफ की हेड ये हैं। देन वर्ल्ड बैंक के हेड को प्रेसिडेंट कहा जाता है, ये डेविड मालपास हैं, जिनको आप यहां देख सकते हैं। और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड को डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। वो पहली बार वुमेन बनी है, वो भी अफ्रीका की, नोग्जी ओकोंजो इयावला, तो आप इनको यहां देख सकते हैं। आईए, ये जो कि आईए बहुत अभी न्यूज में रहा है, अभी ये जैप्रोजिया जो
न्यूक्लियर प्लांट है यूरोप का सबसे बड़ा, उसको इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया है। आईए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो एटम फॉर पीस जो आइजनहॉर का भाषण था उसके बाद ये सेटअप किया गया था। यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इसके जो चीफ हैं वो राफेल ग्रॉसी हैं, उनको आप यहां पे देख सकते हैं, राफेल ग्रॉसी को। इसके पीछे एटम का आपको सिंबल भी दिख रहा है, आईए का जो लोगो है। ये जो है ह्यूमन राइट कमिश्नर है यूनाइटेड नेशन की, मिशेल बेकले, ये तो हट गई हैं, ये अभी 1 सितंबर से नहीं है, इसलिए मैंने लाल में दिया है। लेकिन ये क्यों बहुत पॉपुलर है पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जून जुलाई सबके महीने में ये जिंगजियांग प्रोविंस जो चाइना का है वहां वो गई, वहां उगिर जो मुस्लिम है उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है, उगिरों पे, तो वो उगिर के बारे में उन्होंने रिपोर्ट दिया है, उसमें बहुत ही क्रिटिकल है, चाइना को काफी सैंक्शन भी लग सकते हैं, तो ये उसके चलते ये न्यूज में आ गई। तो हो सकता है आपको पूछा जाए, और उगिर मुसलमानों के बारे में पूछा जाए। उगिर मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम, ये दोनों प्रताड़ित किए जा रहे हैं अपने अपने स्टेट के द्वारा, ऐसी आरोप है। जो रोहिंग्या है वो बर्मा या म्यांमार में है, और उगिर जो है वो चाइना में है, जो हमसे सटता है, जो उनका प्रोविंस जिंगजियांग। प्रेसिडेंट जो यूरोपियन कमीशन की इंडिया आई भी थी, उर्सुला वॉन डेर लेन, उनको आप यहां देख सकते हैं। ये यूएन की चीफ, यूरोपियन यूनियन की चीफ जैसी हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो मेन जो गवर्नमेंट है वो यूरोपियन कमीशन है, उसकी ये प्रेसिडेंट है। और नाटो जो अभी इतना न्यूज में रहा है, जिसके चलते कि यूक्रेन और रसिया में वॉर हो रहा है, उसके जो हेड हैं, जिसको शायद सेक्रेटरी जनरल कहते हैं नाटो के, या देख लीजिएगा, वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो ये इनका चेहरा आप यहां देख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं बहुत ही फेमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आईजीओ मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल, उसके चीफ हैं, और इतने ही आपको याद रखने हैं, इसको याद कर लीजिए। यहां पे एक और चीज याद कर लीजिए कि ये सारे वो इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड को गवर्न करते हैं, जो रीजनल एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ नेशन है, G7, तो इसकी हेडक्वार्टर और इनके कौन प्रेसिडेंट है नेशन, ये मैंने दे दिया है। अब मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको जरूर रट लीजिए। कुछ के हेडक्वार्टर नहीं है परमानेंट, इसलिए मैंने नन लिखा है। जैसे कि G7 का प्रेसिडेंटशिप अभी जर्मनी के पास है, यहाँ G20 का देखिए अभी प्रेसिडेंटशिप इंडोनेशिया के पास है, लेकिन दिसंबर में ये प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आने वाला है, और अगले साल का G20 बैठक इंडिया में होगी। इसी तरह SCO का जो प्रेसिडेंटशिप है अभी उज्बेकिस्तान के पास है, लेकिन ये अगले साल हमारे पास आने वाला है, मतलब इंडिया के पास। तो इस तरह से आप सबका देख लीजिए कि कौन प्रेसिडेंट है नेशन और कहाँ राजधानी, हेडक्वार्टर है, आपको इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए बहुत तेजी से हम लोग करते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप। ये क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल को फिर से रिकंस्टिट्यूट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, ये आर्टिकल 263 के तहत है। यहाँ इंटर स्टेट काउंसिल के क्या फंक्शन है ये देख लीजिए, ये 1990 में बनाया गया था आर्टिकल 263 के तहत। अब यहाँ पे देखिए एक एक्ट, दो एक्ट जो है बहुत न्यूज में रहे। तो ज्ञान बापी मॉस्क में जो सर्वे हुआ उसको लेकर के द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 न्यूज में आ गया। वो एक्ट क्या था कि 1947 15 अगस्त को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर जैसा था उसमें अब कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद इसको जो है बनाया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रग कंट्रोल एक्ट। अब एक ड्रग कंट्रोल एक्ट इतना न्यूज में रहा, शाहरुख खान के बेटे से लेके और रिया चक्रवर्ती और कई सेलिब्रिटी को गिरफ्तार किया गया। उससे नतीजा क्या निकला ये तो कंट्री को नहीं पता, लेकिन वो एक्ट जरूर चर्चा में आ गया। और वो जो विभाग नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड जो है NCB, वो भी उससे आ गया न्यूज में। NDPS एक्ट कहते हैं इसको, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, इसके बारे में जान लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडी अभी इतना न्यूज में है, विरोधी पार्टी आरोप लगाते हैं कि ईडी जब तक उनके घर में छापा मार देती है, विरोधी पार्टियों को पकड़ लेती है, कुछ सच कुछ झूठ पता नहीं, जो भी इसमें हो, लेकिन ईडी अभी काफी न्यूज में है। इसके जो ये जिस एक्ट के तहत काम करती है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया, उस पर भी कोर्ट फिर से रिवीजन पिटीशन भी डाली हुई है। तो वो एक्ट के बारे में पूछ रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको कि 2002 में लागू किया गया था, PMLA, ये जान लीजिए। तो NDPS, PMLA और अभी जो मैंने आपको बताया जो मॉन्यूमेंट वाली जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, ये सब 3-4 एक्ट जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे, उनको जान लीजिए। कई तरीके से पूछा जा सकता है आपको। अवार्ड्स जो है कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे नोबेल प्राइज में केवल 2 आपको जानना है। पीस जो है ये मैंने कई बार बताया, मारिया रेसा एंड डेमेट्री मोरटोव, दोनों जो है वो जर्नलिस्ट हैं कम्युनिस्ट नेशन जैसे, वहां पे एक तो रसिया में है। और लिटरेचर का मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह को,
तो ये दो ही आपको याद करना है। नोबेल प्राइज 2021 का जो इस साल मिला है, ऑस्कर अवार्ड जो इस साल मिला है, बेस्ट फिल्म कोडा है। बाकी मैं कॉपी नहीं कर पाया हूं, मैंने कई जगह बताया, नेट पे जाकर पढ़ लीजिए, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस एंड बेस्ट डायरेक्टर, इतना ही आपको कोडा ही बस याद कर लीजिए तो हो जाएगा। इंडिया में जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिलता है उसमें केवल एक आपको जानने की जरूरत है कि बेस्ट फिल्म जो है वो तमिल सुराराई पोचुरू को मिला है, और 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2021 में ये अवार्ड दिया गया रजनीकांत को मिला है। इसके पहले 58 जो था वो अमिताभ बच्चन को मिला था। तो ये बस याद कर लीजिए। ज्ञानपीठ अवार्ड जो सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड है इंडिया में, वो लेटेस्ट मिला है पोएट नीलमणि फुकन, आसामीज पोएट को, और सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है पोएट राम आदर्श मिश्रा को। इतने ही से आपका काम जो है चल जाना चाहिए। मेजर स्पोर्ट्स के जो विनर है वो पूछा जाता है। लॉन टेनिस में सबसे बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहलाता है, उसके 4 ही है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। सबसे पहले साल में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसको जीता राफेल नडाल ने, फिर उन्होंने जीत लिया फ्रेंच ओपन जो मई जून में होती है, वो भी जीत लिया। विंबलडन जो सबसे प्रतिष्ठित है इंग्लैंड में, वो नोवाक जोकोविक ने जीता। इन्हीं दो में अभी प्रतिस्पर्धा चलती है। यूएस ओपन तो अभी अंडरवे है, चल ही रहा है, देखिए कौन जीतता है। ये सब मेन है। वुमेन का आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेन के बारे में पूछा जाता है। फुटबॉल में जो वर्ल्ड कप लास्ट जो हुआ था 2018 में, शायद रसिया में हुआ था, उसको फ्रांस ने जीता था। अभी 2022 की कतर में हो रही है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बॉल का नाम अल रिहाना है, ये भी पूछा जाता है। ऑफिशियल बॉल का नेम भी दिया जाता है फुटबॉल का। यूरोपियन चैंपियनशिप यूरो कहते हैं, ये 2020 में हुआ था, इटली ने जीता था। कोपा अमेरिका 2021 में हुआ है, अर्जेंटीना ने जीता है। और चैंपियंस लीग जो कि क्लब की सबसे बड़ी फुटबॉल चैंपियनशिप है, वो रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हरा करके जीता। यूरोपियन चैंपियनशिप कह लीजिए क्लब का, जैसे आईपीएल है। क्रिकेट में देखें तो वर्ल्ड कप लास्ट जो 50 ओवर का हुआ है वो 2019 में इंग्लैंड ने जीता। T20 वर्ल्ड कप लास्ट 2021 में हुआ है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता। अब यहां पे कुछ वर्ल्ड लीडर हैं जो कि इनफेमस या फेमस रहे, जैसे कि इनको आप पहचानते हैं, बोरिस जॉनसन, जो अब हटने कगार पे हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक उनका स्थान लेंगे। ये हैं ऋषि सुनाक जो भारतीय मूल के हैं, और लिज ट्रस, ज्यादा चांस है लिज ट्रस के बनने की। बोरिस जॉनसन इनफेमस हुए अपने पार्टी गेट स्कैंडल के चलते, जहां पे कि वो कोरोना के काल में अपने घर में पार्टी करते पाए गए। इसी से जुड़ा हुआ अभी खबर आया था, आपने देखा होगा, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर साना मारिन, वो भी डांस कर रही थी, पार्टी कर रही थी, उस पर भी काफी बवेला हो गया। और इससे क्वेश्चन ये भी उठा कि क्या ये गलत है, किसी प्राइवेट लाइफ जीना क्या पॉलिटिकल जो हाई ऑफिसेज पे हैं उनके लिए संभव नहीं है, यदि वो कोई कानून नहीं तोड़ते हैं तो। इन्होंने तो खैर कानून तोड़ा था, इसको कंपेयर नहीं किया सकता मिस मारिन के एक्ट से। अब यहाँ पे मारियो द्रागी हैं जो इटली के पीएम हैं। ये न्यूज में इसलिए रहे कि ये जो है कीव चले गए थे घूमने के लिए जॉनसन के साथ, उन्होंने भी काफी सारे बयान दिए यूक्रेन और रसिया के लड़ाई पे, तो ये न्यूज में आ गए। इमैनुअल मैक्रो काफी कारणों से न्यूज में रहे, दोनों के बीच में जो यूक्रेन और रसिया के वॉर के कारण भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पहली बार एक लेडीज को बनाया। फिर ये इलेक्शन हार भी गए, जो वहां पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई थी या लेजिस्लेचर की, उसके चलते इनको एक कोहैबिटेशन की सिचुएशन का फेस करना पड़ सकता है, जहां इनके प्राइम मिनिस्टर दूसरे पार्टी के हों। ये दोनों को मैंने इसलिए दिया है कि लिज ट्रस और ऋषि सुनाक दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बनने के लिए, और फिर एक जो इनमें से कोई एक, जो मोस्ट प्रोबेबली लिज ट्रस, इनका स्थान लेगा। जो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको तो आप लोग को जो जानना चाहिए, किम जोंग उन हैं। मैं अभी मेमोरी से बोल रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेयर COP27 शेड्यूल्ड। आपको पता है नेक्स्ट जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो UNFCCC के तहत आयोजित की जाती है, क्लाइमेट चेंज पे जो डिस्कशन होती है, वो होने वाला है शर्म अल शेख इजिप्ट में। E20 पेट्रोल क्या है? ये है 20% इथेनॉल मिला हुआ जो मिक्स पेट्रोल होता है, उसको E20 पेट्रोल कहते हैं, जिसमें इथेनॉल, E स्टैंड फॉर इथेनॉल। जन समर्थ क्या है? ये वन स्टॉप गवर्नमेंट पोर्टल है फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम। बॉट्स क्या होते हैं सोशल मीडिया में? जब कोई आदमी नहीं बल्कि कंप्यूटर जाके ट्विटर पे कुछ मैसेज लिखता है, फेसबुक पे, ये कंपनी, ये पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, वो बॉट के थ्रू जो है मैसेजेस लाइक करवाते हैं या एक किसी को वायरल करवाते हैं कोई ट्वीट को, लाइक दैट। सो इट इज ऑटोमेटेड प्रोग्राम यूज्ड टू एंगेज इन सोशल मीडिया।
विच वर्ल्ड फेमस वुमेन क्रिकेटर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। अभी इंडिया की कैप्टन रही हैं मिथाली राज, इन्होंने जो क्रिकेट खेलती थी, इन्होंने संन्यास ले लिया है। FATF का फुल नेम जरूर जान लीजिए, क्यों? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो ये देखती है कि टेररिस्ट को फंड करने के लिए कोई नेशन क्या मनी लॉन्ड्रिंग, कोई कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बहुत ही फेमस है, स्वीडन की, बहुत रेप्यूटेड है, कौन कंट्री टॉप कर रहा है न्यूक्लियर आर्सनल में, तो उन्होंने कहा रसिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सनल है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है P5, जो 5 परमानेंट मेंबर है, वो इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये सब माना जाता है। ये सब तो डिक्लेयर्ड हैं, और इनको भी, और ईरान भी कई लोग कहते हैं कि वो डेवलप कर रहा है, उस पर बंदिश लगाने के JCPOA लाने की कोशिश हो रही है, 2015 में हुई थी ये एग्रीमेंट JCPOA, उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर द मेंबर्स ऑफ वेस्ट एशियन क्वाड। ऑफ कोर्स ये सारे कंपाइलेशन है, मतलब मैंने अपने ही वीकली से चुन चुन के लिया है जो पूछे जाने की संभावना है। वेस्ट एशियन क्वाड जो है आपको पता है, उसमें 2 आई हैं, 2 यू से शुरू होते हुए कंट्री हैं, तो इंडिया, इजराइल, USA, UAE हैं। इसको वेस्ट एशियन क्वाड क्यों कहता है? क्वाड मतलब 4 कंट्री हैं, यहां भी USA लीडर है। इधर जो नॉर्मल क्वाड है उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है, तो वहां पे इंडिया, इजराइल एंड UAE है। इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिए। वैन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, चूंकि जून में पेपर सेट किया गया है तो इसलिए मैंने दे दिया है, ये 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया इसमें लीडर है। और 23 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल विडो डे, तो शायद कुछ इस तरह से आ जाए। इन्वायरमेंट डे याद कर लीजिए 5 जून को करते हैं। तो जून वाले जो डेज हैं वो सब पूछे जा सकते हैं। शायद चाइल्ड लेबर डे भी हम लोग मनाते हैं 12 जून को, देख लीजिएगा, मेमोरी से मैं बोल रहा हूं। When India started its partnership with ASEAN, तो ये 1992 में पार्टनर हम बने थे, सेक्टोरल पार्टनर। अब इसकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस तरह से हमारा पार्टनरशिप स्ट्रांग हुआ, और इस साल हम लोग 30 ईयर का पार्टनरशिप एशियन के साथ मना रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली में बैठक हुई थी। ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं नेट पे, बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है, इसको G33 कहा जाता है। फुल फॉर्म DGCA का, DGCA बहुत न्यूज में रहा, स्पाइस जेट से लेके कई विमान जो है उसको लेकर के DGCA न्यूज में आ गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि रेगुलेटर है हवाई जहाज की जो सर्विसेज है इंडिया में, सर्विस सेक्टर, उसको रेगुलेट करने के लिए बना है। अब यहाँ फुल मून के बारे में पूछा गया है कि क्या नेम दिया गया है सुपर मून को। ये कई बार साल में जो है सुपर मून आता है, जबकि मून अर्थ के सबसे अधिक करीब होता है, उसको सुपर मून कहते हैं। उसको जो जून में होता है उसको स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में उस समय वाइल्ड स्ट्रॉबेरी जो है ब्लूजम कर जाता है। नेम द स्कीम अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट ऑफ यंग सोल्जर इन इंडियन आर्म फोर्स, जिसपे इतना सारा हंगामा हुआ, तो आपको नाम याद हो गया होगा, अग्निपथ। व्हेन एंड वेयर 14th ब्रिक्स समिट हेल्ड, तो ब्रिक्स समिट के जो अभी चेयर जो है होल्ड चाइना कर रहा है, तो चाइना ही होस्ट था, लेकिन वर्चुअल मीटिंग हुई थी 23-24 जून को। ऐसे होता है इसमें कि अभी पहले इंडिया था, फिर चाइना हुआ, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका हो जाएगा, इस तरह से अल्फाबेट में ये घूमता है। इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दिया है पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन एंड वेयर रिसेंटली कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट हेल्ड, तो ये अब तो ये मैं मेमोरी से बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ टिक मारी नहीं है, शायद 24 जून को लंदन में हुई थी, देख लीजिएगा, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मुझे मेमोरी से ऐसा याद आ रहा है। कॉमनवेल्थ जो है, अभी कॉमनवेल्थ गेम भी हुई है, आपको पता है, वो उन नेशन का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिश राज के अंदर में रहे हैं। विच 2 यूरोपियन कंट्री गॉट कैंडिडेट स्टेटस इन यूरोपियन यूनियन, मतलब ये अभी यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स बनने के लिए कैंडिडेट हो गए हैं। ये यूक्रेन है आफ्टर लॉन्ग वेट, एंड मोल्डोवा। दोनों जो है वो 15 रिपब्लिक जो USSR के थे उसका पार्ट था। EU के बारे में यहां लिखा गया है कि किस ट्रीटी से आई थी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 से, बहुत फेमस क्वेश्चन है। विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड पद्मा ब्रिज, ये हमारे कंट्री के बगल में है, पड़ोसी है, और पद्मा ब्रिज जो है कलकत्ता और ढाका के डिस्टेंस को कम करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पद्मा जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी को कहते हैं बांग्लादेश में। एज पर द रिसेंट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसके इकोनॉमिस्ट
उसके इंटेलिजेंस यूनिट सर्वे के अनुसार विच इज द मोस्ट लिवेबल सिटी, तो ये वियना ऑस्ट्रिया है। यदि आपको कहीं रहने का मौका मिले तो आप इसको चुन सकते हैं। सबसे ज्यादा रहने में अच्छा वहां पे लगता है लोगों को रहने, मतलब लिवेबल मतलब कि वहां लाइफ सबसे आसान और अच्छी है, ऐसा कह लीजिए। और लीस्ट जहां लाइफ अच्छी है वो दमास्कस सीरिया है, क्योंकि वहां पे सिविल वॉर जैसा चल रहा है। लागोस नाइजीरिया है और ट्रिपोली लीबिया में है। आप समझ सकते हैं क्यों, कानून व्यवस्था के चलते मेनली। यूएसए's recent initiative in Indo-Pacific called Partners in Blue Pacific, एक नया उन्होंने लॉन्च किया पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। तो ये फोकस करता है पैसिफिक आइलैंड के जो छोटे छोटे कंट्री हैं उसको ये जो है फोकस करता है, क्योंकि चाइना के उस पर नजर है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये पीबीपी लॉन्च किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि क्वाड पहले लॉन्च किया, फिर इस साल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया, और फिर जो है पीबीपी लॉन्च किया अमेरिका ने। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या क्या कर रहा है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी टेरर प्रोब एजेंसी है, जो 26/11 के अटैक को भी के बाद उसको फॉर्म किया गया था। तो इसके जो हेड हैं वो अभी बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता, याद कर लीजिए। गूगल टैक्स क्या है ये पूछा जा रहा है। ये वो टैक्स है जो कि बड़े बड़े जाइंट कंपनी जो मल्टीनेशनल आते हैं, खास करके ई कॉमर्स सबके, लेकिन वो यहाँ बिजनेस करते हैं और शो करते हैं कि हमारा बिजनेस जो कि सर्वर बेस्ड बिजनेस होता है वो किसी टैक्स हेवन में होता है और टैक्स नहीं देते हैं। इसको टाइट करने के लिए हर कंट्री अब जो है गूगल टैक्स लगाने का की कोशिश करती रहती है। इवन यूरोपियन यूनियन ने भी उस टाइप का कुछ लॉ लाया है, इंडिया भी लाने की कोशिश कर रही है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें, और कूल रहें एग्जामिनेशन के टाइम में, कूल रहें, रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और बहुत ज्यादा इसको दिल से ना लगाएं एग्जामिनेशन को। मैं इतनी हेल्प इसलिए कर रहा हूं कि आप रिलैक्स वे में एग्जामिनेशन दें। बेस्ट तभी जाएगी जब रिलैक्स होंगे, और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1-2 लाइन में ऐसी जिसका मैं तेजी से जवाब दे पाऊं, अदरवाइज इतने क्वेश्चन का जवाब देना संभव होता नहीं है। और यदि आपने सीयूईटी गाइड अभी तक नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए, ये बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है। और मिलेंगे बहुत जल्द सीयूईटी के लिए कुछ और हेल्प लेकर के, देखते हैं क्या कर सकते हैं बिफोर 9th। ओके, बाय फॉर नाउ।